अस्सलाम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन विद नवीद और आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है उसकी बात करेंगे। हम एग्जेक्टिव ब्रांच को देखेंगे कि ये काम किस तरह से करती है। उससे पहले हम गवर्नमेंट की कुछ जो इम्पोर्टेंट शाखें हैं उनको देखते हैं कि सबसे पहले आपकी लेजिस्लेचर आ जाती है, एग्जेक्टिव आ जाती है और जुडिशरी आ जाती है। ये जो बीच वाली है एग्जेक्टिव, इसी को ही हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, एग्जेक्टिव भी कहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एग्जेक्टिव, ये जो भी आप नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं। हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये इसके ऊपर कैसे वर्किंग करती है, इसकी हिरार्की क्या है। और इससे पहले नाज़रीन कराम, आप हमारी पिछली वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब पाकिस्तान जो कि है वो एक फेडरल स्टेट है, पार्लिमानी निज़ाम है और इसके अंदर आपको देख लें कि एक फ्यूजन होती है, यानी कि आपकी जो एग्जेक्टिव है आपकी लेजिस्लेचर में से ही निकलेगी। क्यों, ये मैं आपको देखते हैं। पाकिस्तान के एग्जेक्टिव में जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, सबसे पावरफुल अथॉरिटी होती है, वो आपकी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, वज़ीर आज़म के पास। आपके वज़ीर आज़म और आपकी जो कैबिनेट है उसको यानी कि ये जो कैबिनेट है ये पूरी की पूरी हर काम की ज़िम्मेदार होती है एज अ होल। और आपका वज़ीर आज़म किसी भी बात को, हर पॉलिसी को देखता है, हर किसी भी मामले के ऊपर एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकता है। और इसके अंदर फिर आपका जो सदर है वो भी इसके अंदर आप आ जाता है। उसका जो इस एग्जेक्टिव ढांचे के अंदर जो किरदार है वो कम होता है, लेकिन वो बहुत से अहम अफसरान हैं जिनकी तैनाती वो करता है, और लेकिन वज़ीर आज़म की तजवीज़ करने के बाद। तो ये था नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म हो गया कि आपको जो मुकम्मल इख्तियारात हैं वो आपके वज़ीर आज़म के पास होते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, आपका जो एग्जेक्टिव के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन इदारा है वो आपकी कैबिनेट है। आपकी जो कैबिनेट होगी वो आपकी पॉलिसी मेकिंग करेगी, आपकी पॉलिसी को बनाएगी, उसको लेके जाएगी लेजिस्लेचर के अंदर और वहाँ पे उनको मंजूर करवाएगी। अब क्यों, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि ये फ्यूजन ऑफ पावर होता है, यानी कि आपके वज़ीर आज़म और आपकी कैबिनेट वो पार्ट होगी आपकी लेजिस्लेचर का, यानी कि नेशनल असेंबली और या फिर सेनेट का। अब कैबिनेट में मौजूद कौन कौन होता है? बहुत ही जो कि ज़्यादा रुतबा होता है वो होता है विफाकी वज़ीर का, फेडरल मिनिस्टर का। वो नाज़रीन कराम, आपका कोई भी वज़ीर नहीं बन सकता, यानी कि 6 माह तो वो गुजार सकता है, यानी कि जो इलेक्टिव ना हो, इलेक्टेड। लेकिन 6 माह के बाद उसको वज़ीर आज़म जो कि हुकूमती पार्टी होगी उसको इलेक्ट करवाना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट नहीं होता तो वो अपना वज़ारत का हेड नहीं रह सकता, वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। इसी तरह से जब आपकी कैबिनेट फैसले करेगी तो वही वज़ीर आपके पार्लियामेंट में भी बैठे होंगे, वज़ीर आज़म भी बैठा होगा, वो अपनी पॉलिसीज़ को मंजूर करवाएंगे और यहाँ पे आपको उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कैबिनेट के अंदर आपके वज़रा आ जाते हैं, फिर उसके नीचे वज़रा जिस तरह के आपके वज़ीर ख़ज़ाना आ जाते हैं और वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, तो इस तरह से आपके ये वज़रा होते हैं। अब वज़रा के सपोर्ट के लिए उनको करने के लिए फिर वज़ीर मुमलिकत बनाए जाते हैं, यानी कि स्टेट मिनिस्टर्स, और उसके नीचे फिर मुशीर आते हैं जो किसी भी मामले के ऊपर वज़ीर आज़म को यानी कि मशवरा देते हैं। और मामले ख़ुसूसी होते हैं कैबिनेट के अंदर के, जो कि वज़ीर आज़म को किसी भी ख़ास और टेक्निकल मामले को गाइड करते हैं। लेकिन जो कि मेन कैबिनेट का हिस्सा जो कि होता है वो आप वज़ीर को रखिए, क्योंकि वज़ीर के नीचे ही आगे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलनी है और वज़ीर इलेक्ट होना ज़रूरी है। 6 माह के बाद वो काम नहीं कर सकता। और बाकी जो कि हैं वो आपके कैबिनेट के अंदर वो नॉन इलेक्टेड भी वज़ीर आज़म चाहे तो वो उनको ले सकता है अपनी कैबिनेट के अंदर। अब ये तो वज़ीर आज़म भी हो गया और आपकी ये कैबिनेट भी हो गई। अब ज़्यादातर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी आपके वज़ीर आज़म और कैबिनेट के ऊपर आ रही होती है कि वज़ीर आज़म और आपकी कैबिनेट है वो किस तरह से आपके पॉलिसीज़ को लेके जाती है। ये अब पॉलिसीज़ बनाएंगे, नीचे गाइड करेंगे आपने किस तरह से लेके जाना है। अब वज़ीर के नीचे, यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें वज़ीर दिफ़ा है या वज़ीर ख़ारिजा जो भी है, उसके नीचे अब एक विफाकी सेक्रेटरी होता है, जो कि आपकी जो हुकूमती यानी कि जो इदारा है, कोई भी है, जिस भी इदारे का होगा,
وہ हर एक को वहाँ पे काउंटर करेगा, उसके इंतज़ामी अमूर को देखेगा। फिर उस वफाकी सेक्रेटरी के नीचे एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है, और उस एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे आपके आते हैं जी जॉइंट सेक्रेटरीज। ये यहाँ पे ये 3 सेक्रेटरीज काम करते हैं, यानी कि अब ये इस तरह हिरार्की चली आती है, यानी कि टॉप से फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे, इस तरह से आपको चार्ट भी नज़र आ रहा है हिरार्की किस्म का। जिस तरह ये एक पिरामिड्स होते हैं, मिस्र आपने देखे हैं, तो इस तरह से होता है, टॉप टू नीचे आते चले जाते हैं, इख्तियारात यानी कि तकसीम होते जाते हैं। अब इसके बाद जो आपके जॉइंट सेक्रेटरीज के बाद फिर आपके आ जाते हैं डीजी, यानी कि डायरेक्टर जनरल, जो कि आपके यानी कि मुख्तलिफ महकमों को हेड कर रहे होते हैं, डायरेक्टर जनरल्स होते हैं। तो उसके नीचे फिर डायरेक्टर जनरल्स, यहाँ पे आपका ये वफाकी यानी कि ख़त्म हो जाता है। अब इसके नीचे फिर आ जाता है जी चीफ सेक्रेटरी। जो ये चीफ सेक्रेटरी होता है, ये सूबे का आला तरीन अफसर होता है, सूबाई लेवल के ऊपर आप आ जाए। अब ये हम विफाक से निकल के अब मुख्तलिफ सूबों के अंदर आप आ गए हैं, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अब इस चीफ सेक्रेटरी के नीचे अब आपके फिर कमिश्नर आ जाते हैं। कमिश्नर जो कि हैं वो आपकी जो एक डिवीजन होती है उसको हेड करते हैं, और सारे का सारा वहाँ पे इंतज़ामी और अमन अमान ये सारे का सारा काम करते हैं, जो कि पॉलिसी गाइडलाइन आती है वज़ीर आज़म और कैबिनेट की तरफ से, और ऑफिशियली जब वो लेजिस्लेचर अप्रूव करेगी तो अभी वो नीचे जाएंगे। ये ऊपर आपको बता देता हूँ। और कमिश्नर के बाद फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ जाता है, यानी कि डीसी। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो कि है वो डिवीजन का जो कि मेयर के बनती है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, तो ये यानी कि उसके नीचे काम करता है। अब उसके नीचे आ जाता है जी असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी एक तहसील को और इसको कवर करते हैं, ये सारे का सारा आपका ये यानी कि वज़ीर आज़म से शुरू होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट ओहदे हैं। इसके नीचे बहुत सी शाखें खुली हुई हैं, इस ज़्यादा पेचीदा निज़ाम में नहीं जाते, आपको हम मोटी जो कि चीज़ें हैं ये बता रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो पॉलिसी बनेगी, कोई भी ऑर्डर पास होता है तो वो यानी कि पहले वज़ीर आज़म और कैबिनेट फिर मंजूर करेगी, और कैबिनेट जब मंजूर कर देती है तो अब ऐसा नहीं है कि कैबिनेट ये एक अगर कोई काम बैक फायर भी कर जाता है तो आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट उसकी ज़िम्मेदार होती है, और कैबिनेट जो कि जो आपके वज़ीर होते हैं वो वज़ीर आगे फिर जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट को। तो अब ये आप यानी कि हमने इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया, और नीचे यानी कि फिर जो यानी कि कोई भी समरी पास होती है तो वो फिर जाएगी उसके मुतलका वज़ीर के पास, अगर दिफा के रिलेटेड है और किसी भी रिलेटेड है या खारजा अमूर के रिलेटेड है, तो फिर उसको वज़ीर खारजा देखेगा, और जो भी उसको हिदायत चाहिए होगी, तो किसी ख़ास मामले में उसको हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प करेगा आपका मनी यानी कि वज़ीर मुमलिकत, स्टेट मिनिस्टर। तो उसके बाद फिर वो नीचे जाएगी जी आपके फेडरल सेक्रेटरी के पास, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज, और इस तरह से ये चलते चलते अहकामात ये नीचे तक जाते हैं, और इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको अमली जामा पहनाया जाता है इस मुकम्मल स्ट्रक्चर के थ्रू। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम कुछ इंडिपेंडेंट इदारे भी हैं जो कि अपनी पॉलिसी साजी में तो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, लेकिन वो वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होते हैं, पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत को। जिनमें सबसे पहले आता है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर मालियाती अमूर को कवर करता है, की तरसीलात ज़र हैं, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग पॉलिसी और बैंकिंग के हवाले से ये तमाम तर चीज़ों को कवर करता है, उनको देखता है, उसकी पॉलिसी साजी करता है। तो इसके अंदर सारे का सारा आता है, और इसके जो सरबराह होते हैं उनको गवर्नर स्टेट बैंक कहा जाता है। उसके बाद जो इदारा आता है वो FIA आता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसके साथ साथ आपके आगे चलते हैं एक और इदारा है PTA। PTA नाम इसकी जो फुल फॉर्म है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेशन के को देखती है, जिस तरह के ये आपकी मोबाइल सिम्स हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करना, नंबर्स जारी करना, उनकी सर्वेलेंस करना, और इसके साथ साथ जो आपकी इंटरनेट है या कोई वेबसाइट आती है ऐसी जो सोशल के हवाले से ये कोई इंतशार फैला रहे उसको ब्लॉक करना, ये सारी की सारी चीज़ें PTA मैनेज करता है। उसके बाद जी नैब आता है। नैब नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी करता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसका जो क्या होता है वो चेयरमैन या जो भी होता है, चेयरमैन या DG होता है,
اور یہ بھی پاکستان کے اندر احتساب اور کرپشن جو ہوتی ہے کچھ اداروں کے اندر ان کو دیکھتا ہے اور اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نیپرا آتا ہے۔ نیپرا ناظرین پاکستان کے اندر جو توانائی کے شعبے ہیں ان کو کور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو FIA اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ چند اہم ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہیں بلکہ اپنی پالیسی سازی کو جواب دہ ہوتے ہیں وفاقی حکومت کو۔ تو ان کے جو سربراہان ہیں کچھ گورنر، DG اور چیئرمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ناظرین کرام ادارے تھے جو کہ حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں وفاقی طور پہ۔ تو یہ ناظرین ہماری ویڈیو تھی۔ اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو جو پاکستان کا ایک ایڈمنسٹریشن کا سٹرکچر ہے ہیرارکیکل، اس کو آپ کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھا دوں، موٹے الفاظ جو کہ میں نے آپ کو سارے کور کر دیے ہیں۔ مکمل ویڈیوز آپ کو یہ مکمل سیریز مل جائے گی، پیچھے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیجسلیچر کے لیے، اور ہم آگے کوشش کریں گے کہ ہم جوڈیشل سسٹم کے اوپر اپنی ویڈیو ہم اس کے اوپر لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہم اس سیریز کے اندر آپ کو سارے کے سارے جو ہمارے پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان کا سیاسی اور اسمبلی اور یہ سارے کے سارے نظام ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کا ساتھ پاکستان کے اس سیاسی نظام کی اگلی سیریز کی قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔